हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रशांत कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर ओन यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग रिवीजन सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आपके एनडीए सीडीएस का 1 मंथ में रिवीजन कंप्लीट कराना है और आज इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो छोटी रखनी है हम लोगों को। और आज जो टॉपिक है, इस टॉपिक का मेन रोल ये है कि ये टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे आपके इकोनॉमिक्स के आगे 3 से 4 चैप्टर्स में हेल्प करने वाला है। ठीक है, ये मत सोचना कि ये अकेला चैप्टर है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो 3 से 4 चैप्टर में यूज होता है। साथ ही साथ एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मूविंग अहेड, सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि हम लोग रिकॉर्ड रखें अपनी ट्रांजेक्शन का। पर्सनल ट्रांजेक्शन नहीं, यहाँ कंट्री की बात हो रही है। कंट्री की ट्रांजेक्शन, जो पैसे का लेन देन चल रहा है, उसका ध्यान रखा जाए बिटवीन 2 नेशंस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक साल में, एक ईयर में 2 कंट्रीज के बीच, ये कंट्री 1 है, ये कंट्री 2 है, इनके बीच कितना लेन देन हुआ। ठीक है, इसका अगर मैं रिकॉर्ड रखूं तो इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आती हैं, दोनों की दोनों। गुड्स की मतलब मैंने कोई सामान बेचा, कोई सामान खरीदा, उसका बैलेंस याद रखूं, वो कितने रुपए का सामान बेचा, कितने रुपए का सामान आया, ये ध्यान रखूं। साथ ही साथ सर्विसेज, कि कई बार मैं अपनी सर्विस सेल करता हूं। जैसे मैं बहुत अच्छा हैकर हूं और कोई मुझे फॉरेन कंपनी हायर करती है हैकिंग के लिए। ठीक है, मैं हैकिंग करके देता हूं लोगों को, उनका काम कर देता हूं, मुझे मेरी सर्विस के बदले कुछ पैसा मिलेगा। ठीक है, तो कुछ पैसा विदेश से मेरी कंट्री में आएगा, कैसे? मेरी सर्विस के बदले। तो ये भी हमें चीज याद रखनी है। इंडिया में इसका रिकॉर्ड कौन रखता है? आरबीआई। ग्लोबली इसका रिकॉर्ड रखता है आईएमएफ। आईएमएफ कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने तरीके की हो सकती है? ये है फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। याद रखना, एक्सपोर्ट अगर आप ज्यादा, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? आपकी कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री में जो सामान बेचा जा रहा है, आपकी कंट्री से बाहर चला गया दूसरी कंट्री में बिकने के लिए, दैट इज एक्सपोर्ट। और आप अगर दूसरी कंट्री से कोई चीज मंगा रहे हो, दैट इज इंपोर्ट। सिंपल। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो इट इज बेनिफिशियल फॉर योर कंट्री। कैसे? ये हम आगे कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे, आज ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट से, और इक्विलिब्रियम, जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो। ये तो रेयरली कोई चांस होता है कि ये कंडीशन मिल पाए। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इंडिया में कितने तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 तरीके की है। एफडीआई, ठीक है, ये तो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, गवर्नमेंट इसको बहुत ज्यादा, कहें तो इसको ज्यादा प्रमोट करती है एफआईआई को, एफडीआई को फिर भी थोड़ा कम प्रमोट करती है। एफडीआई होता क्या है कि मान लो कोई फॉरेनर है, उसने इंडिया में, उसे कुछ खरीदना है, कुछ इंडिया की मार्केट में एंटर करना है। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, सब लोग खरीद रहे हैं कुछ ना कुछ, तो इंडिया एक अच्छी मार्केट है, तो इंडिया में वो आना चाहता है और अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता है। इसके लिए उसने क्या किया? इन्वेस्टमेंट करी। इन्वेस्टमेंट ऐसी करी कि जिससे उसको राइट मिल गया उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मान लो उसने, सपोज, दोनों का अंतर अभी समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि उसने कोई कंपनी स्टार्ट कर दी इंडिया में, तो कंपनी का मालिकाना हक किसको मिल गया? इस फॉरेनर को। या उसने कोई ओल्ड इंडियन कंपनी जो घाटे में चल रही थी, उसे परचेज कर लिया, और परचेज करने के बाद ये जो कंपनी है, इसका राइट्स किसके पास चले जाएंगे? इस फॉरेनर के पास। तो यहां तक समझ में आया। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके राइट्स, उसका मालिकाना हक आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये है एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग। ठीक है, सॉरी, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। इस एफआईआई में क्या होता है? इस एफआईआई का मतलब है कि जो फॉरेनर है वो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे इस समय अगर करंट सिनेरियो की बात करूं तो ये जो एफआईआई है, ये इंडिया में जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, इंडिया के स्टार्टअप्स में 53% पैसे एफआईआई के लगे हुए हैं। स्टार्टअप इंडिया के हैं, ये अभी ये डाटा रिलीज हुआ है, स्टार्टअप्स इंडिया के हैं, लेकिन उनमें मेजर इन्वेस्टमेंट किसकी है? एफआईआई की। मतलब दूसरी कंट्री के लोग इंडिया के स्टार्टअप्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियंस के मुकाबले। ठीक है, अब बात करते हैं एसईजेड और ईईजेड। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, एसईजेड होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है एसईजेड? एसईजेड एक टर्म है जो कि किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक्स से। और जो ईईजेड है, ये रिलेटेड है ज्योग्राफी से, ज्योग्राफिकल टर्म है। ठीक है, ये इनका बेसिक डिफरेंस है। चलो आगे बताता हूँ। एसईजेड क्या होता है? आपकी कंट्री के अंदर सरकार कुछ इलाके ऐसे डेवलप करती है जो कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए, बिजनेस के लिए अच्छे होते हैं। जैसे इंडिया में नोएडा बनाया गया,
ग्रेटर नोएडा बनाया गया, ठीक है। दिल्ली की आउटस्कर्ट्स गुड़गांव, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, ये कुछ ऐसी जगह हैं जो बिजनेस के लिए बनाई गई हैं। गुजरात में भी कुछ जगह है, ठीक है, उनको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एन एरिया पर्टिकुलरली वेल मेंटेन्ड फॉर प्रोडक्शन, किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए, या फिर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि आप इस जगह में आके इन्वेस्ट करो, हम इन्वेस्टमेंट ले पाए, ठीक है। तो ये इंडिया में कितने टोटल SEZ है, ये आपको पता करना है। EEZ ये इकोनॉमिकल जोन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कहां पर होते हैं, ये होते हैं सी के अंदर, ओशियन के अंदर, अ पर्टिकुलर सी एरिया वेयर प्रोडक्शन कैन बी कैरिड आउट। जैसे मान के चलो ये इंडिया का साउथ इंडिया वाला पार्ट है, इस कितना होता है EEZ 200 नॉटिकल माइल। तो ये जो 200 नॉटिकल माइल की जो डिस्टेंस है ना, उसमें इंडिया को राइट है कि इंडिया इस 200 नॉटिकल माइल्स तक, एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर्स होते हैं, 1.7 किलोमीटर्स। तो इसमें इंडिया के पास क्या राइट है, इंडिया के पास ये राइट है कि वो इस एरिया में कोई भी चीज का प्रोडक्शन या फिर किसी चीज को भी कल्टीवेट कर सकता है। जैसे यहाँ पर फिशिंग के राइट्स हैं उसके पास, मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के राइट्स है, वगैरह वगैरह। समझ में आया, यहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है इंडिया। आगे चलते हैं, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अब हम थोड़ी देर इसी पर डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन को शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो इसको कहते हैं महंगाई। महंगाई को कहते हैं इन्फ्लेशन। जब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं उसको कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। इट्स कॉजेज किसकी वजह से होता है और इसका मनी पर इम्पैक्ट क्या है। मनी मतलब आपके हाथ में जो पैसा है उस पर इसका क्या फर्क पड़ता है। तो इन्फ्लेशन तो छोटे छोटे शब्दों में बताऊं मैं आपको, मान के चलो पिछले साल कोई चीज आपको 100 रुपए में मिलती थी, इस साल उसी चीज के लिए आपको 110 रुपए पे करने पड़ते हैं। ऐसा ही होता है ना हर बार, हर साल महंगाई बढ़ती जाती है। तो जो चीज आप पिछले साल 100 रुपए में खरीद लेते थे आज वो 110 रुपए में खरीदनी पड़ रही है, ये प्रॉब्लम है। इसके कॉज क्या है, इन्फ्लेशन क्यों होती है। मेन दो कॉजेज होते हैं इन्फ्लेशन के। पहला कॉज ये है कि किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पर उसकी डिमांड बढ़ गई है पर उसकी सप्लाई कम है। जैसे इस टाइम पे इंडिया में टमाटर का हाल है 240 रुपए किलो। क्यों, ये तो 40 रुपए 50 रुपए किलो भी मिलता था, 240 क्यों है, क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रही है, मार्केट में टमाटर आ ही नहीं रहा, क्योंकि टमाटर तो बरसात की वजह से खराब हो चुका है। तो क्या हुआ, टमाटर चाहिए, लोगों को ज्यादा टमाटर चाहिए लेकिन उतना है नहीं, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई नहीं है, तो चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। एक इन्फ्लेशन ये रीजन है। दूसरा इन्फ्लेशन का रीजन क्या है, दूसरा है इन्फ्लेशन का कि जो लोग हैं उनके पास, रिच पीपल, या फिर लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया। रिच पीपल नहीं, सही वर्ड तो इसके लिए है कि मनी सप्लाई ज्यादा हो गई है। जैसे सपोज मान के चलो आपके पास मान के चलो हुआ क्या कि मेरे पास 100 रुपए है, आपके पास 500 रुपए है, और क्या है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, और तो किसी इंसान के पास 1000 रुपए है। अभी मान के चलो कोई महंगाई नहीं बढ़ी, ठीक है, किसी इंसान के पास 10,000 रुपए, मैं एक चीज को खरीदने के लिए 10 रुपए देना चाहता हूँ। आप पीछे से आए, आपने कहा मैं 50 रुपए दूंगा। ये इंसान आया, इसने बोला कि नहीं ये 100 रुपए में इस चीज को खरीद लेगा, और ये आदमी आया, इसने बोला कि 1000 रुपए में इस चीज को खरीद सकता है। तो देखो, जिस चीज का दाम सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल प्राइस 10 रुपए होना चाहिए था, उसका प्राइस बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। तो जब लोगों की जेब में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सोचना है इस चीज को, ठीक है। इसके अलावा इसका फैक्टर क्या है, इसमें बुरी चीज क्या है महंगाई में, हमेशा एक चीज याद रखना, इसमें देखो महंगाई को कंट्रोल कौन कर रहा है, इस लास्ट वाले बंदे ने ना, रिच पीपल। याद रखना, इन्फ्लेशन के टाइम पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देता हूं आपको, रिच पीपल कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है अमीर आदमी, ठीक है, रिच पीपल कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। इसके अलावा होगा क्या, इस चीज में प्रॉब्लम क्या है कि इन्फ्लेशन में होता क्या है कि लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ गए। क्या ये पैसे कंपनीज के पास भी आए होंगे, जो इंडियन कंपनीज है, कंपनीज के पास बिल्कुल पैसे आए होंगे। तो क्या कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया होगा, रोजगार दिया होगा। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट दिया है तो अब इन लोगों को भी सैलरी मिलेगी, अब इनकी जेब में भी पैसा आएगा। इससे क्या होगा, ये भी बाजार में जाके और महंगी महंगी चीजें खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। तो याद रखना, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन क्या है, एक साइक्लिकल प्रोसेस है। मतलब अगर एक बार इन्फ्लेशन बढ़नी स्टार्ट हो गई और उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाए, सस्टेन नहीं करा पाए, तो इन्फ्लेशन खुद ही अपने आप ऊपर बढ़ती रहेगी। इन्फ्लेशन एक ऐसा प्रोसेस है। इसका मनी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, तो ये पॉइंट याद रखना, ये PYQ है, CDS और NDS दोनों में पूछा जा चुका है। इम्पैक्ट ऑफ मनी ऑन इन्फ्लेशन, याद रखो मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या समझाया,
100 रुपए की चीज पिछले साल तक 100 रुपए में मिलती थी, इस साल कितने में मिल रही है? 110 रुपए में। इसका मतलब क्या है कि मेरे पैसे की ताकत कमजोर हो गई है। पहले सिर्फ 100 रुपए के इस्तेमाल से जो चीज मैं खरीद देता था, आज मुझे 110 खर्च करने पड़ रहे हैं। समझे? पैसे की वो ताकत, पहले जो 100 रुपए मिलकर काम कर देते थे, आज 110 को काम करना पड़ रहा है। दैट मीन्स मेरे पैसे की ताकत कमजोर हो गई है। तो मनी की वैल्यू जो होती है हमेशा इन्फ्लेशन में डाउन हो जाती है। समझ में आया? रुपया कमजोर हो जाता है। आगे चलते हैं। इन्फ्लेशन के अलावा बात करते हैं डिफ्लेशन, कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑन मनी। डिफ्लेशन क्या है? इसका मतलब क्या है? डिफ्लेशन या दूसरी एक टर्म इसके लिए यूज होती है, पर चलो कोई नहीं, रिसेशन भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मंदी। लोग कुछ खरीदना ही नहीं चाहते, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। कब आया था ये? जब इंडिया में जीएसटी आई थी, नोटबंदी हुई थी, नोट बैन हुए थे, ठीक है? तब क्या था? लोगों की जेब में पैसे ही नहीं थे। तो जब लोगों की जेब में पैसे ही नहीं होंगे और आपके पास मान लो दुकान पर कोई चीज रखी है, 1000 रुपए की थी, आप उसे 1000 में बेचना चाहते थे, लेकिन कोई परचेज करने ही नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? आप इस पर ऑफर लगा दोगे यार कि मैं इसे 900 में बेच दूंगा। कोई दूसरा बंदा ऑफर लगा के बैठा होगा, 900 नहीं यार हटा, थोड़ा बहुत लॉस ले लेंगे पर 800 में बेच देंगे, कोई बात नहीं। तो चीजों के प्राइस क्या होती हैं? जैसे प्राइस चीजों की डाउन में लगती है, ठीक है? लोग मनी सप्लाई, जैसे ही मनी सप्लाई कम हुई, ये रिलेशन याद रखना, मनी सप्लाई, लोगों की जेब में पैसे कम हुए तो चीजों के दाम नीचे गिरने लगते हैं। मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ने लग जाते हैं। ये हमने इन्फ्लेशन में देखा था। ये भी समझ में आया? इसके कॉज क्या है? कॉज मैंने आपको भी बताया, दो तरीके के, दो कॉजेज है, पीछे वाले ही सेम। लोगों की जेब में जब पैसे नहीं रहते तो सेम चीज, मनी सप्लाई कम होगी तो प्राइस भी कम हो जाएगा। दूसरा कॉज क्या है कि किसी चीज की डिमांड बहुत कम है और उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है। जैसे पिछले साल हुआ क्या था? पिछले साल जो ये आपका विंटर सीजन था, इसी टाइम पे हुआ क्या था? किसानों ने बहुत ज्यादा गोभी उगाई थी। गोभी क्या हुआ? गोभी की मार्केट में डिमांड ही नहीं थी, तो किसानों ने क्या करा? फ्री में ही वो मंडी में फेंक कर चलेगा, क्योंकि कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। वो बेचारा किसको बेचेगा? जब डिमांड नहीं होती और सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो चीजों के दाम गिर जाते हैं। ये समझ में आया? इसका मनी पर इम्पैक्ट क्या है? याद रखना, जो चीज मैं 1000 रुपए में खरीद सकता था वो 900 रुपए में अब मिल रही है, 800 रुपए खरीद सकते हैं उस चीज को। तो मनी की वैल्यू इसमें बढ़ जाती है। पर मैं अगर तुमसे पूछूं कि किसी भी कंट्री के लिए इन्फ्लेशन अच्छा है या डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन इज गुड फॉर कंट्री। इन्फ्लेशन इज गुड फॉर कंट्री। लिमिटेड इन्फ्लेशन। क्यों? इन्फ्लेशन क्या शो कर रहा है? लोगों के पास पैसा है, कंट्री प्रोग्रेस कर रही है। कंट्री प्रोग्रेस कर रही है तो क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। समझ में आया? इसीलिए इन्फ्लेशन अच्छी चीज होती है, पर लिमिटेड इन्फ्लेशन। कितना लिमिटेड, ये अभी हम आगे देखेंगे। लिमिटेड इन्फ्लेशन इज गुड। आगे देखते हैं। ट्रेड साइकिल याद रखना, हर दिन हर इंसान का, हर कंट्री का एक जैसा नहीं होता। सबसे पहले देखो, मान के चले मैं इस ट्रेड साइकिल को तुम्हारे लिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हम यहाँ पे खड़े हुए थे, नॉर्मल ग्रोथ हुआ क्या? फिर एकदम से मनी सप्लाई बढ़ी या जो भी काम हुआ जिसकी वजह से इंडिया में लोगों ने इन्वेस्ट करना चालू किया, और भी लोगों ने, बाहर से एफआईआई इन्वेस्टमेंट आई, इंडिया के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको डीआईआई कहते हैं, उन लोगों ने इन्वेस्ट किया, कॉमन पीपल ने इन्वेस्ट किया, तो क्या हुआ? इंडिया में प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। इसको कहते हैं बूम या फिर पीक। हाँ, पीक पर पहुंचे, बूम पर पहुंचे, एकदम टॉप। इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, पीक ऐसी आएगी कि बस उससे ज्यादा प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, इंडिया नीचे जाएगा। इसको बोलेंगे रिसेशन। और रुकेगा नहीं, बहुत बुरा टाइम आएगा, उसको कहते हैं डिप्रेशन। कब आया था? नोटबंदी के टाइम पे। आप कुछ नहीं खरीद सकते थे, लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, भूखे मर रहे थे लोग। कोविड के टाइम पे डिप्रेशन आता है, लेकिन नीचे गिरने की भी तो एक लिमिट है। जब आप बॉटम टच करते हैं फिर आती है रिकवरी, फिर वापस बूम। तो ये साइकिल है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आप लोगों को लग रहा होगा ये नहीं क्या बकवास है, पर ये आया हुआ है एग्जाम में, इसीलिए मुझे खुद पढ़ाना पड़ रहा है। याद रखना, पहले क्या होती है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ का या फिर इन्फ्लेशन आता है पहले, ठीक है? इन्फ्लेशन के बाद क्या आता है? बूम, जिसके लिए दूसरा वर्ड है पीक। यही पूछा गया था ऑप्शन में, पीक नहीं दिया था, बूम दिया था, कंफ्यूज हो गए थे सब। इसके बाद क्या आता है? रिसेशन आता है। रिसेशन के बाद क्या आता है? रिसेशन के बाद डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन के बाद क्या आती है? रिकवरी। और ये बस, डिप्रेशन के बाद क्या आती है? रिकवरी। और वापस फिर यही चालू हो जाता है। आगे चलते हैं। इफ डिमांड, अगर चीजों की डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, बाजार में लूट मची हुई है कि भाई कोई हमें, जैसे मान के चलो फोन जो है, फोन की बात करते हैं।
फोन बाजार में कम है, बहुत कम फोन्स आ रहे हैं, कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही इतने फोन्स, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, दुकानदार को क्या दिखेगा कि भाई डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं खरीदने के लिए, पर इतने पीस है नहीं, तो क्या करेगा, चीजों के दाम बढ़ा देगा, क्योंकि जिसको खरीदना है वो तो किसी भी प्राइस पे खरीद लेगा। तो इससे क्या होता है, जब डिमांड ज्यादा होती है चीजों की प्राइस ज्यादा हो जाती है। क्यों, इससे एक इंडिकेशन ये भी आता है कि मनी सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, ये भी समझ में आता है कि अगर डिमांड ज्यादा है इसका मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है, मतलब इसका कि लोगों के पास पैसा है, लोग कुछ भी खरीद लेंगे, कितने भी दाम पे इसको खरीदा जा सकता है। ठीक है, डिमांड ज्यादा है तो ये पता चलता है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। डिमांड कम है सप्लाई से, तो हमें पता चलता है कि लोगों के पास पैसे कम है, तो प्राइसेस नीचे गिर जाती हैं और सप्लाई भी नीचे गिर जाती है। ठीक है, समझ में आया, इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों के कॉमन फीचर्स रहते हैं, दोनों एक साथ सस्टेन करती हैं। कैसे, अगर प्राइसेस इंक्रीज हुई बट एम्प्लॉयमेंट गिर रही है, अभी हमने इन्फ्लेशन में क्या पढ़ा कि चीजों की प्राइस ऊपर जाएगी और एम्प्लॉयमेंट ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ ये देखा दोनों फैक्टर एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जाम में ये तीनों वो ऑप्शन है जो एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसलिए मैंने लैंग्वेज वही रखी है। इफ बोथ प्राइसेस और अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, प्राइस भी ऊपर जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को तो नीचे आना चाहिए था, एम्प्लॉयमेंट को जाना चाहिए था ऊपर, तो ये देख रहे हो ये वाला फैक्टर। इफ रेट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस इज मोर देन ग्रोथ रेट, मान लो इंडिया की ग्रोथ हो रही है 5% से और चीजों के दाम बढ़ रहे हैं 10% से, दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि इन्फ्लेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कंट्री प्रोग्रेस कर रही है और उसी के रिस्पेक्ट में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, याद रहेगा ये। चलो आगे चलते हैं। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या है, तो दो तरीके के कॉजेज होते हैं, डिमांड पुल, एक कॉस्ट पुश। डिमांड पुल की बात करूं, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है वो लोगों के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है लोगों के ऊपर ज्यादा, गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हुई जिससे लोगों को पैसे का मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, पैसे का बेनिफिट हो रहा है। इससे क्या हुआ, इससे लोगों की जेब में पैसा आ रहा है, इससे क्या हुआ, लोग ज्यादा चीजें खरीद पा रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, चीजों के दाम ऊपर जा रहे हैं, सप्लाई हो नहीं पा रही, डिमांड, लोग, पैसा है लोगों की जेब में, वो खरीद रहे हैं, तो डिमांड ऊपर जा रही है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्या होगा, इसकी वजह से चीजों के दाम ऊपर चले जाएंगे, तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से। डेफिसिट बैंकिंग, इजी लोन्स, मार्केट में सस्ते दर पे, मान लो 5% 6% के दर पे अगर लोन्स अवेलेबल है तो आप लोन ले लोगे, तो इससे आपकी जेब में पैसा आएगा, मतलब जेब में पैसा आने से ब्लैक मनी, आपने ब्लैक मनी इकट्ठा करी जिस पर टैक्स, ब्लैक मनी क्या है, ऐसी इनकम आपकी जिस पर आपने टैक्स नहीं दिया, दैट इज ब्लैक मनी। ब्लैक मनी आपके पास है तो आप उसे खर्च करने के बारे में सोचोगे इसे कहाँ खर्च करा जाए। रिडक्शन इन टैक्सेस, कि आपके धंधे पर मान लो आप 1000 रुपए का इनकम का आप धंधा करते थे, उस पर 50 रुपए का टैक्स लग जाता था, आपके पास बचते थे 950 रुपए। गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, 920% टैक्स कर दिया, मान लो 20 रुपए का टैक्स कर दिया, अब आपकी जेब में कितना बचेगा, 970 रुपए, आपके पास एक्स्ट्रा 30 रुपए बचने लगे। ठीक है, सॉरी 980, आपके पास एक्स्ट्रा 30 रुपए बचने लगे, तो क्या आप इससे चीजें खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आपकी जेब में फिर ज्यादा पैसा आ गया। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो इससे क्या होगा, डिमांड चीजों की ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बताऊं कि 100 टमाटर उगाए गए, ठीक है, 10 लोग थे खाने वाले, तो सबके लिए क्या है, ईजी है, तक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, 10 लोग तो 10 लोग के हिस्से में 10-10 टमाटर आ गए, खाने वाले 100 लोग हो गए, तो फिर इस चीज की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, भारत में कुछ होगा और हमने बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, इससे क्या हुआ, अंदर कमी हो गई। इंडिया, मान लो इंडिया ने कुछ चीजें उगाई जो यहाँ के लोगों के लिए भी खाने के लिए थी, बाहर भी, इंडिया ने वो सब बाहर एक्सपोर्ट कर दी, तो इससे क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गई। कॉस्ट पुश, क्या हुआ, कॉस्ट पुश का मतलब है कंपनी किसी चीज को बना रही थी, ये कंपनी पे डिपेंड करता है मेनली। ठीक है, ये कंज्यूमर पे डिपेंड करता है मेनली। ठीक है, जैसे इसकी बात, कंपनी की ने प्रोडक्शन कम कर दी तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। इंक्रीजिंग इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी चीज को बनाने में कॉस्ट जितनी आती थी कॉस्ट बढ़ गई तो कीमत बढ़ जाएगी चीजों की। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, ये क्या है, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी है जो ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है ना, जो आपको बोलते हैं लिमिटेड टाइम ऑफर, ये वाला मॉडल दोबारा नहीं मिलेगा, या फिर मर्सिडीज या फिर बड़ी बड़ी कार कंपनीज होती हैं जो कहती हैं अगर आप आज बुक करोगे तो 1 साल बाद हमको आपको कार देंगे, तो क्या मतलब मर्सिडीज कैपेबल नहीं है कि वो 2-3 महीने में कार बना सके, कैपेबल है, बट वो आर्टिफिशियली अपनी चीज को कम बना रही है, क्यों, ताकि लोग उसकी वैल्यू ज्यादा करें। ठीक है, दैट्स इट। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया तो क्या होगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा, सेम इन ये वाला रिडक्शन इन टैक्सेस। ठीक है, टैक्स। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, अब कितने तरीके की महंगाई होती है, पहले होती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन,
मैक्सिमम 3% तक अगर इन्फ्लेशन हो रही है, दैट मीन्स एक चीज इस साल 100 रुपए की थी, अगले साल 103 रुपए की हो जाए, फाइन चलेगा। ये होती है डेवलप्ड नेशन में, इतनी कम इन्फ्लेशन बढ़ती है डेवलप्ड नेशंस में। वॉकिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन कितने की होती है? वॉकिंग इन्फ्लेशन होती है 5 से 6%। वॉकिंग इन्फ्लेशन है इंडिया की इन्फ्लेशन। ऑल्दो इस साल इन्फ्लेशन का डाटा कह रहा है कि इंडिया की इन्फ्लेशन 7.4% बढ़ेगी, बट फिर भी इंडिया जो चाहता है वो ये है, इस कैटेगरी में रहना। रनिंग इन्फ्लेशन होती है 9% तक अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है। मानो कोई चीज पिछले साल 100 रुपए की थी, इस साल 109 रुपए की हो रही है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन होती है डबल डिजिट इन्फ्लेशन, डबल डिजिट, ठीक है, कई बार ट्रिपल डिजिट भी हो पाती है, ट्रिपल डिजिट। मान लो इन्फ्लेशन बढ़ी कितनी परसेंट से? 22% से। मान लो तो इस साल कोई चीज 100 रुपए की थी, अगले साल 122 की, इन्फ्लेशन बढ़ गई 222% से। मान लो कोई चीज इस साल 1000 रुपए की थी, अगले साल 1222 रुपए की हो जाएगी। हाइपर इन्फ्लेशन दैट इज मोर देन 1000%। ऐसी नेशंस हैं वर्ल्ड में, बुरुंडी हुआ तुम्हारा, अफ्रीका के और नेशंस हुए, तुम्हारी वेनेजुएला हुआ, यहाँ पर इन्फ्लेशन 1000% नहीं, वहाँ 7000% से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ऐसे ऐसे नेशंस भी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है मेथड ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन। एक होता है सीपीआई, जिसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक होता है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन को इंडिया में काउंट कौन करता है? एक बॉडी बताई थी कल आपको, एनएसएसओ। इसका काम होता है इन्फ्लेशन को काउंट करना। पहले इंडिया में महंगाई इस पर नापी जाती थी, होलसेलर्स जितने भी है ना, आपको मार्केट में आपने देखा होगा, एक शहर में ऐसी मार्केट होती है जहाँ सामान होलसेल पे मिलता है। तो क्या हुआ, मान लो कोई चीज पिछले साल 100 रुपए की थी, होलसेल में दाम ज्यादा नहीं बढ़ता, होलसेल में इस साल 102 रुपए की हो गई, 2% बढ़ा। लेकिन अब क्या होगा, बीच में कोई दलाल ही करेगा। 102 रुपए ने, होलसेलर ने 100 रुपए की चीज इस साल 102 रुपए की बेची, आगे दुकानदार जो बीच में दलाल होगा वो कहेगा कि भाई साहब इस साल महंगाई बढ़ गई है, दाम बढ़ गए, तो वो इस चीज को 108 रुपए 110 रुपए पे बेच देगा। दुकानदार जनता को बोलेगा कि भाई इस साल तो बहुत महंगाई बढ़ गई है, वो 120 रुपए पे बेच देगा। हमें इस प्रोसेस से मतलब नहीं है, मतलब हमें सिर्फ इससे था, होलसेलर ने आगे चीज को कितने रुपए, होलसेलर को कितने रुपए का अंतर आया, बस। होलसेलर पिछले साल कितने का खरीदता था, इस साल कितने का खरीदा, इस बात से अंतर है बस, ठीक है। ये तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, फिर से बंद कर दिया गया, क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये है, ज्यादातर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इंडिया में कौन कर रहा है? कंज्यूमर, जो उपभोक्ता है, जो फाइनली चीज खरीदता है अपने यूज के लिए, ठीक है, वो ये कर रहा है। तो एक चीज बताओ, यहाँ पर क्या मैंने कंज्यूमर को देखा? नहीं। तो मुझे ऐसा इंडेक्स चाहिए जिसमें कंज्यूमर है उसकी वैल्यू होती हो। तो हमने क्या करा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाया। और ये भी एक नहीं, ये 6 तरीके के इंडेक्स होते हैं, इसमें अलग अलग जनता, रूरल, जो शहर गांव में रहती है, अर्बन एम्प्लॉयड, अर्बन नॉट एम्प्लॉयड, और भी बहुत तरीके की, पब्लिक कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में, वगैरह वगैरह वगैरह। इतने तरीके के हम इन्फ्लेशन काउंट करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इन्फ्लेशन का डाटा कौन निकालता है? एनएसएसओ। अब इंडिया में क्या काउंट किया जाता है? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका बेनिफिट क्या है कि डायरेक्ट कंज्यूमर पे महंगाई का कितना इंपैक्ट हुआ ये बताता है, दैट्स इट। कल जो हम लोगों को चैप्टर करना है उसका नाम है बैंकिंग। हम लोग बैंकिंग, मेथड ऑफ बैंकिंग, ये सब कुछ, और कोशिश करेंगे नेशनल इनकम और टैक्सेशन को खत्म करने की, ठीक है। ये हमारे कल के टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे, मजे करो। एंड अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इनका भी रिवीजन होना जरूरी है। चलो बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।